रोमी अपने पति दक्ष के साथ अच्छे से घर में रहा करती थी, जहां उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर फिर भी रोमी को अपने पति से कम और पैसों से ज्यादा प्यार था। पर दक्ष की खुद की कंपनी किसी कारण लॉस में जाने लगी थी, लेकिन फिर भी रोमी का खर्चा कम नहीं हो रहा था। ऐसे ही एक दिन दक्ष घर जाता है, जहां वो देखता है कि रोमी एक बार फिर से फिजूल के खर्चे करके आई है और उसके गले में डायमंड का हार देखकर वो उससे बोलता है, रोमी, हद होती है किसी चीज की। तुम्हें पता है ना कि बिजनेस में कितना लॉस जा रहा है, पर नहीं, तुम्हें तो अपने इन फिजूल खर्चों से फुर्सत कहाँ। अच्छा, अब ये हार तुम्हें फिजूल खर्च लग रहा है? शादी से पहले तो बड़े बड़े वादे करते थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और पत्नी ने अब जरा सी डिमांड क्या कर ली तो फिजूल खर्च लगने लगा है इन्हें। रोमी की बातें सुनकर दक्ष को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोमी को भला बुरा सुनाना शुरू कर देता है। साथ ही कमरे में चला जाता है। कुछ ही दिन यूं ही बीत जाते हैं और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आता। साथ ही उसका बिजनेस एक दिन बंद हो जाता है, जिसके बाद वो रोमी को लेकर एक छोटे से घर में रहने लगता है और खुद किसी छोटी सी कंपनी में काम करके जैसे तैसे रोमी की जरूरतों को पूरा करता है। पर अब भी रोमी दक्ष और उसकी गरीबी से परेशान हो चुकी थी, जिसके कारण एक दिन वो अपनी दोस्त मिनी को फोन करती है और उससे बोलती है, हेलो यार, कैसी है तू? अरे क्या हो गया? तू इतनी अपसेट क्यों लग रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे दक्ष जैसा रिच, स्मार्ट और अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिला है। यार इसी बात का तो रोना है कि मुझे दक्ष मिला है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ उससे और इस गरीबी से। गरीबी? पर दक्ष तो एक बिजनेसमैन है ना। मिनी के पूछने पर रोमी उसको सारी बातें बता देती है और उससे कहती है, यार मेरी किसी ऐसे इंसान से सेटिंग करवा देना जो मेरा खर्चा उठा सके, मुझे घुमाए फिराए, शॉपिंग कराए। इस भिखारी से तो कुछ होगा ही नहीं। एक बात बोलूं, अगर तू बुरा ना माने तो। ओहो, मुझसे बात करने के लिए तू परमिशन कब से लेने लगी? तो इसीलिए अब ज्यादा फुटेज मत खा और सीधा मुद्दे पर आ। अगर तू इतना बोल रही है तो ठीक है, तो खुद की सेटिंग के साथ साथ अपने पति का सौदा क्यों नहीं करवा देती, अगर तू उससे इतना ही परेशान हो चुकी है तो। रोमी उसकी बातें सुनकर बिना कुछ बोले उसका फोन रख देती है और कुछ देर तक मिनी की बात के बारे में सोचती है। बहुत सोच विचार करने के बाद मिनी को फोन करके वो उसको सीसीडी में बुला लेती है, जहां वो उससे बोलती है, यार तू क्या बोल रही थी फोन पर कि अपने पति का सौदा कर दूं? अरे यार, तू मुझे गलत मत समझ, मैं तो बस तेरे भले के लिए बोल रही थी। जिस तरह से तू परेशान थी तो बस इसलिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मिनी अपनी सफाई दे ही रही होती है कि रोमी उसको चुप करवा कर उससे कहती है, लड़कों का भी सौदा होता है? हाँ बिल्कुल, और मैं हूँ ना, तू बस अपने पैसों से मतलब रखना। मुझे भी अपने पति का सौदा करवाना है, लेकिन एक बात बता, इसमें कोई खतरा तो नहीं है? कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगी? और कौन खरीदेगा मेरे पति को? मैं हूँ ना, तू बस बोल तुझे अपने पति के बदले क्या क्या चाहिए और कितनी रकम चाहिए, मैं दूंगी तुझे। मिनी की बातें सुनकर उसके मन में लालच आ जाता है और वो अपनी डिमांड उसके सामने रखते हुए उससे बोलती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 करोड़ रुपए और एक अच्छा सा बंगलो। क्योंकि हाँ, दक्ष बहुत ही कूल और इंटेलिजेंट है। वो अलग बात है कि अब वो एक भिखारी जैसा हो गया है, लेकिन उसकी कीमत इतनी तो बनती ही है। और हाँ, मेरे लिए एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड जो मेरा सारा खर्चा उठा सके। ठीक है, मिल जाएगा तुम्हें जो सब तुम्हें चाहिए, पर इसके बाद तुम दक्ष को पूरी तरह से भूल जाओगी। अरे उनको याद रखकर करूंगी भी क्या, और वैसे भी उनका सौदा किसके हाथों करवा रही है? तू आम खाने से मतलब रख, गुठलियों के दाम जानकर क्या करेगी, और बहुत जल्द तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। ये बोलकर दोनों फ्रेंड्स मिलकर एक प्लान बनाती हैं और रात को जब दक्ष घर आता है तो रोमी उसको बहुत ही प्यार से अपने हाथों से खाना देती है। रोमी को ऐसे देखकर दक्ष भी बहुत खुश होता है और खुशी खुशी उसके हाथों से खाना खा लेता है, जिसके कुछ देर के बाद दक्ष को चक्कर आने लगते हैं और वो खाने की टेबल पर ही बेहोश हो जाता है। तभी मिनी कुछ लड़कों के साथ उसके घर आती है और रोमी के हाथों में कुछ पेपर्स और पैसों का बैग देकर दक्ष को बेहोशी की हालत में उन 4 लड़कों की मदद से कार में बैठाकर अपने साथ ले जाती है।
उनमें से एक लड़का जिसका नाम रुपेश होता है वो रोमी के पास आकर उससे बोलता है, ओहो, तो तुम हो वो ब्यूटीफुल गर्ल जिसने हमारे लिए अपने पति का ही सौदा कर दिया। हाँ चार्मिंग बॉय। मेरे साथ तो ऐसा नहीं करोगी ना जैसा तुमने अपने पति के साथ किया। उसकी ये बात सुनकर रोमी को गुस्सा आ जाता है, पर उसमें वो अपना फायदा देखकर उससे कुछ नहीं बोलती। अब रोमी रुपेश के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हो जाती है, पर समय के साथ साथ रुपेश के ताने बढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में रुपेश एक डोमिनेटिंग इंसान बन जाता है, जिससे रोमी को कैसे भी करके अपना पीछा छुड़ाना था, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी और दक्ष के साथ बिताए हुए अपने उन लम्हों को याद करती है जब वो दोनों प्यार से रहा करते थे। और जब दक्ष के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं था, पर फिर भी वो उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया करता था। कभी उसके लिए सैंडल लाता तो कभी घड़ी। ये सब सोचकर वो बहुत रोती है और खुद को कोसने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो रोड पर टहलने के लिए जाती है, जहाँ वो रोड के दूसरे साइड पर दक्ष को मिनी के साथ देखती है। उन दोनों को देखकर वो उनके पास जाती है। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रोमी जल्दी से मिनी को फोन करके उससे बोलती है, मिनी की बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पति दक्ष के साथ घूम रही है। कैसा पति? किसका पति? दक्ष अब सिर्फ मेरा है, मेरा। भूल गई? चंद पैसों के लिए तूने खुद अपने पति का सौदा किया था। अरे तुझे तो कभी दक्ष से प्यार था ही नहीं, तुझे बस प्यार था तो पैसों से। अगर तुझे इतनी ही फिक्र थी अपने पति की तो उसका सौदा किया ही क्यों? ये सब मैंने तेरे बहकावे में आकर किया, पर अब मुझे मेरा सुहाग, मेरा पति वापस चाहिए। बहकावे में? अरे मैं नहीं, तू मेरे पास आई थी अपने पति का सौदा करने के लिए। तूने उसका सौदा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो गरीब हो चुका था, और आज जब खुद पर बीत रही है तो पति याद आ गया तुझे। रोमी उसके सामने अपने पति को वापस मांगने की भीख मांगती है, उससे अपनी गलतियों की माफी भी मांगती है, पर मिनी उसकी एक नहीं सुनती और वो उसका फोन रखने से पहले उससे बोलती है, अब दक्ष दक्ष नहीं रहा, अब वो देव बन चुका है। मेरा सुहाग देव, जिसे मैं काफी टाइम से चाहती थी, पर उसकी शादी तुझ जैसी लड़की से हुई जिस पर वो अपनी जान लुटाता था। पर तुमने क्या किया? पैसों के लिए अपने ही पति का सौदा कर डाला। और हाँ, अब तो उसको याद नहीं है, समझी? इसलिए अब कभी हमारे बीच में मत आइयो। इतना बोलकर वो उसका फोन काट देती है और नंबर भी ब्लॉक कर देती है, जिसके बाद रोमी रुपए, पैसे, शहर और रुपेश सब कुछ छोड़कर अपने पति के उसी घर में आकर अकेले रहने लगती है, जहाँ पर अब कोई भी नहीं था। और इस तरह उसको अपनी गलती की सजा सारी उम्र के लिए मिल जाती है। भीमलाल कहने को तो मधुपुर गांव का मुखिया था, लेकिन एक नंबर का मूर्ख। कोई भी उसे पागल बनाकर चला जाता था। उसकी इसी मूर्खता से उसके पिता भैरव सिंह और पत्नी दामिनी बहुत परेशान थे। लाख समझाने के बाद भी उसे कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन गांव के लोग पंचायत ऑफिस के सामने खड़े भीमलाल का इंतजार कर रहे होते हैं कि कुछ देर बाद भीमलाल वहां आ जाता है। आज का क्या मामला है, शुरू किया जाए? मुखिया जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब आप ही कोई समाधान निकालिए, मैं क्या करूँ? इसमें समाधान क्या निकालना है? जो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ करती है तुम भी उसके साथ वही करो। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा कहने का मतलब है तुम्हारी पत्नी तुमको परेशान कर रही है तो तुम भी उसको परेशान करो, हिसाब बराबर। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? ऐसे कौन फैसला सुनाता है? पहले हमारी पूरी बात तो सुनिए। नहीं नहीं, मुझे अभी और भी बहुत सारे काम है। मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने के लिए समय नहीं है। मैं तुम्हें मूर्ख दिखाई देता हूँ क्या, जो मुझे बार बार एक ही बात समझाए जा रहे हो? समझने की क्या जरूरत है, तुम तो हो ही मूर्ख, वरना ऐसा फैसला करते ही नहीं। देखिए मुखिया जी, बिना पूरी बात जाने और बिना कोई सही फैसला किए बिना आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। जाने दो मुखिया जी को, उन्होंने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। और आज का जमाना ही ऐसा है, जैसे को तैसा देना, तभी लोगों की अकल ठिकाने आती है। सही कहा हरिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भीमलाल वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद भीमलाल की पत्नी दामिनी मंदिर से घर लौट रही होती है।
तभी वो देखती है कि हरिया की पत्नी जख्मी हालत में घर के बाहर खड़ी होकर दरवाजा पीट रही है। क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे घर के बाहर क्यों खड़ी हो इतनी धूप में, और दरवाजा क्यों पीट रही हो? मुखियाइन जी, ये सब मुखिया जी की वजह से हो रहा है। पता नहीं उस मूर्ख इंसान के साथ आप कैसे रह रही हैं। उसके जैसा मुखिया पाकर ये गांव तो अंधकार में डूब गया है। देखो, तुम थोड़ा तमीज से बात करो। ये मत भूलो कि वो मेरे पति हैं और इस गांव के मुखिया भी। इसी बात का तो दुख है मुखियाइन जी कि उसके जैसा मूर्ख इंसान हमारे गांव का मुखिया है। क्या हुआ? क्या किया है उन्होंने? आज पंचायत थी। मेरे और मेरे पति के बीच बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने सोचा शायद पंचायत और मुखिया जी से मुझे कुछ सहारा मिलेगा, लेकिन उन्होंने तो पहले ही बोल दिया कि अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें दुखी कर रही है तो तुम उसे दुखी करो। चले गए वहाँ से। और ये क्या बात हुई? जी, उनके ऐसा कहने के बाद मेरे पति को पंचायत का भी श्रेय मिल गया है, जिसकी वजह से मेरे पति मुझे और परेशान कर रहे हैं, मुझसे मारपीट कर रहे हैं। सारी बातें सुनने के बाद दामिनी जोर से दरवाजे को पीटती है और हरिया जैसे ही दरवाजा खोलता है सामने मुखियाइन को देखकर डर जाता है, जिसके बाद वो उसे डराती धमकाती है। इसके बाद हरिया अपनी पत्नी को घर के अंदर ले आता है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर लौट आती है। घर पहुंचकर अपने पति से कहती है, मूर्खता की भी हद होती है। मैंने क्या किया है? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? आज सुबह पंचायत में आपने क्या मूर्खता दिखाई? क्या हुआ बहू? अब इस मूर्ख इंसान ने क्या कर दिया? पिताजी, मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप इनसे मुखिया की कुर्सी वापस ले लीजिए और आप उस पर बैठिए, वरना किसी दिन इनकी मूर्खता की वजह से गांव वाले इन्हें बहुत मारेंगे। हुआ क्या है बहू? दामिनी भैरव सिंह को सभी चीजें बताती है जो उसने मंदिर से आते वक्त देखी थी, जिसे सुनने के बाद भैरव सिंह कहता है, देखो भीमलाल, अभी भी समय है, अपनी मूर्खता पर ध्यान दो, वरना तुमसे तुम्हारी मुखिया की कुर्सी छीन जाएगी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। एक दिन भीमलाल सोने की गिन्नियां लेकर सुनहार के यहाँ से लौट रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में अपने गांव का एक चंद्र नाम का आदमी मिलता है, जिसे देखकर भीमलाल बोलता है, चंद्र, तुम यहाँ कैसे? तुम तो शहर में नौकरी करते हो। हाँ मुखिया जी, आज ही गांव लौट कर आया हूँ किसी काम से। ये आपके हाथ में क्या है? ये तो सोने की गिन्नियां हैं, पिताजी ने मंगवाई हैं, वहीं लेने आया था, अब घर जा रहा हूँ। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो भाई? मैं भी तो शहर से सोने की गिनियां ही खरीदने आया था, और आप मुझे सोने की गिनियों के साथ मिल गए। तो अगर आपको ये सौदा मंजूर हो तो पैसे ले लो और अपनी सारी गिनियां मुझे दे दो। और आप तो इसी गांव में रहते हो, आप तो बाद में भी खरीद लोगे, और मैं तो बाहर रहता हूँ, मुझे बार बार आना जाना पड़ेगा, तो थोड़ा देख लीजिए। वैसे बात तो ये सही कह रहा है, इन कुछ गिन्नियों के बदले मुझे इतने सारे पैसे मिल जाएंगे, और क्या चाहिए? पिताजी भी खुश हो जाएंगे। मुझे बहुत मूर्ख मूर्ख बोलते हैं ना, आज उनको भी पता चलेगा कि मेरे पास कितना दिमाग है। अरे मुखिया जी, इतना समय नहीं है सोचने का। लेनी है तो ले लीजिए पैसे और दे दीजिए मुझे गिनिया, नहीं तो मुझे सोनार की दुकान पे जाना पड़ेगा और मैं वहाँ जाके खरीद लूंगा। मैं तो सोच रहा था आपका फायदा हो जाए, इसलिए मैं कह रहा था। तुम तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस सोचने में लगा था और तुम चलते बने। हाँ तो बताइए ना मुखिया जी, आप मुझे पैसों के बदले सोने की गिनिया दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? बिल्कुल दे रहा हूँ भाई, इतना पैसा मिलने के बाद कौन नहीं देगा। मैं कोई मूर्ख थोड़ी ना हूँ जो इतना अच्छा सौदा हाथ से जाने दूँ। समझने की क्या जरूरत है, तुझ जैसे मूर्ख इंसान को जो गांव वाला ना जाने वो तो सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। और तो और उस गांव को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता जिस गांव का मुखिया तुझ जैसा हो। ये की ना आपने ईमानदारी वाली बात। चंद्र इतना कहकर अपनी नोटों की गड्डियां मूर्ख भीमलाल को थमाकर
और उससे सोने की गिनियां लेकर वहां से चला आता है। और भीमलाल खुशी खुशी घर लौटता है, जहां भैरव सिंह दूसरे गांव के सरपंचों के साथ बैठा बातचीत कर रहा होता है। तभी वो नोटों की गड्डियों को उसके सामने रखकर कहता है, देखिए पिताजी, आज मैंने कितने दिमाग वाला काम किया है। आज आपको भी मुझ पर नाज होगा। ऐसा भी क्या करके आ गया तू, जिससे ये साबित हो जाएगा कि तू मूर्ख नहीं है बल्कि अक्लमंद है। पिताजी ये देखिए कितने सारे पैसे। ये सारे के सारे पैसे आज मैं कमा कर लाया हूँ। कहाँ डाका डालाया? गांव का मुखिया होकर कहीं चोरी तो नहीं कराया तू? पिताजी मैं मूर्ख हूँ क्या? बताने की जरूरत नहीं है, पूरा गांव जानता है कि तू कितना बड़ा मूर्ख मुखिया है। तू ये सब छोड़ और बस इतना बता, पैसे कहाँ से लाया तू और सोने की गिनिया कहाँ है? पिताजी सोने की गिन्नियां मैं लेकर आ रहा था, लेकिन फिर मुझे गांव का एक आदमी मिल गया, चंद्र। मैंने उसे सारी गिन्नियां बेच दी और बदले में इतने सारे पैसे ले आया। क्या? तूने इतने से पैसे में 2000 सोने की गिनियां बेच दी? आज तो तूने साबित कर दिया कि तेरे जैसे मूर्ख आदमी को मुखिया बनाकर मैंने ही गलती कर दी। पिताजी मुझे क्यों सुना रहे हैं आप? मूर्ख तो मैं तब होता ना जब मैं गिन्नियां फ्री में दे आता, लेकिन मैं तो गिन्नियां बेच कर आया हूँ और बदले में पैसे भी लेकर आया हूँ। भीमलाल की बात सुनकर उसके पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे मारने के लिए उठ जाते हैं। तभी सरपंच उसे रोक लेते हैं और उन पैसों की गड्डियां लेने का सुझाव देते हैं, जिसे मानकर वो जैसे ही नोटों की गड्डियों को उठाता है, उसमें आगे और बीच के नोट असली होते हैं, बाकी सारे नोट नकली। ये देखकर भैरव सिंह कहता है, अभी भी कुछ कहने को बाकी है क्या? अरे मूर्ख इंसान, ये सारे पैसे नकली हैं। देख तो लेता एक बार। तू तो इस गांव का मुखिया कहलाने लायक भी नहीं है, वरना तू तो अपने साथ साथ पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। पिताजी वो मैं पता नहीं कैसे फिर से मूर्ख बन गया। पिताजी आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे कृपया करके माफ कर दो बस। कभी नहीं, कभी नहीं। तुझे इस मामले में कोई माफी नहीं मिलेगी। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि सुधर जा, अपनी मूर्खता कम कर। तू मुखिया है, लेकिन तूने नहीं माना, अपनी मूर्खता दिखाता गया और आज तेरी कुर्सी जाने के कगार पे है। और इस बार तूने अपने साथ साथ कई गांव के सरपंचों का नुकसान करवाया है, इसलिए सबकी रजामंदी के साथ मैं तुझे इस पद से हटाता हूँ और बाकी आप लोग जो इसे सजा देना चाहते हो दे सकते हो। भैरव सिंह के इतना कहते ही सभी सरपंच मिलकर भीमलाल की बहुत धुलाई करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अपनी मूर्खता के चक्कर में भीमलाल अपनी मुखिया की कुर्सी भी गंवाता है और साथ ही अपनी इज्जत भी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।